खमा गणिसा। राजस्थान की इस पावन धरा से मैं एमजी उड़ान क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफार्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से उड़ान क्लासेज आपके लिए रिट लेवल फर्स्ट व रिट लेवल सेकंड की संपूर्ण कोर्स यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा रहा है। आशा है आप सभी यहाँ से पढ़कर निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तावना से संबंधित जो रिट लेवल सेकंड का रहेगा। मुझे पता है आपने लोगों का ये जो प्यार है मुझे यूं ही मिलता रहेगा। तो शुरुआत करें, एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं, शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। सर्दी के इस मौसम में चादरें उतार फेंको यारो, सर्दी के इस मौसम में चादरें उतार फेंको यारो। एमजी की क्लास शुरू हो गई है, बात ना करके पढ़ना स्टार्ट करो यारो। करें स्टार्ट? ओके। तो देखिए भाई, प्रस्तावना। दोस्तों, जो हम बात करेंगे संविधान से संबंधित वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। आपको पता है प्रस्तावना को ही प्रीएम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना को ही अंग्रेजी शब्द प्रीएम्बल कहा जाता है। हम बात करें जो प्रस्तावना है वो है क्या, अपने जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या। तो देखिएगा, प्रस्तावना संविधान, अपना जो भारतीय संविधान है उसका परिचय पत्र, संविधान का ही क्या है भाई, सार। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना हमारे किसी भी संविधान का जो जानकारी देती है उसका परिचय है। उसी संबंध में हमारा संविधान कैसा है उसका संपूर्ण जो सार है, निचोड़ है, उसी किस में रखा गया है, प्रस्तावना में रखा गया है। तो देखिएगा, प्रस्तावना में हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना वह भवन का दरवाजा है जिससे हम अंदर जाने पर संपूर्ण भवन कैसा होगा वो दिखाई देगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रस्तावना है उसका आधार क्या रहा है, हमारी जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या रहा है। तो देखिएगा, प्रस्तावना का जो आधार रहा है वो कौन था, उद्देश्य का प्रस्ताव। यानी कि जो हमारी जो प्रस्तावना कहाँ से अपनाई गई है, तो वो कहाँ से अपनाई गई है, उद्देश्य का प्रस्ताव। हालांकि आपको मैं बताता चलूं कि ये जो प्रस्तावना है वो हमने लिया किस देश से है, लिया है हमने अमेरिका। किस देश से अपनाया है, अमेरिका से अपनाया। आपको पता है पूरे विश्व में अगर प्रस्तावना का जो पहला प्रारूप है प्रस्तावना बनाई गई वो अमेरिका संविधान में बनाई गई, और बाकी सभी देशों ने, जिसमें से हम भारतीय भी, प्रस्तावना जो अपनाए हैं वो कहाँ से अपनाए हैं, अमेरिका से अपनाए हैं। तो देखिएगा, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, सार है। आधार क्या रहा है इसका, उद्देश्य का प्रस्ताव। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव लेकर कौन आया था, प्रस्तुत किसने किया, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। अपने जो उद्देश्य का है उसको संविधान सभा में रखा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं। उन तारीखों को आपको थोड़ा देख लेना होगा ताकि आपको इन तारीखों से संबंधित कोई समस्या ना हो।
अगर प्रस्तावना, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, तो इन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश कब किया गया है? तो देखो, जो पेश किया गया है 13 दिसंबर 1946 को। देखिएगा, अगर बात करें इसको स्वीकार कब किया गया है, तो आपको पता है स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को। उसी प्रकार से देखिएगा, इसे अपनाया कब गया है, तो ध्यान में रखना, इसे अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। देखिएगा, और इसे लागू कब किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, इसे लागू 26 जनवरी 1950 को। ये आपकी प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तारीखें हैं जो आप याद रख सकते हो कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश पहली बार कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। उसी प्रकार से संविधान सभा ने जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था, उस संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया? तो ध्यान में रखना, 22 जनवरी 1947 को। उसी प्रकार से हमारे संविधान ने इसे अपनाया कब, कंप्लीट अपनाया कब? तो ध्यान में रखना, 26 नवंबर 1949 को। और उसी प्रकार से ये देश के संविधान के साथ कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान में रखिएगा, इस संबंधित जो तारीखें हैं वो चाहे तो आप याद कर लीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़े। ओके, तो देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ विद्वानों के कथन हैं, वो आप चाहो तो एक दो विद्वानों के देख सकते हो, क्योंकि रिट में अक्सर कथन के बारे में कोई चर्चा होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए देख सकते हो कि जो ये कथन है, एक तो आपका पंडित ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव जी ने इस संबंधित कहा क्या है? देखिएगा, प्रस्तावना के बारे में कहा कि यह संविधान का महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। उसी प्रकार से ध्यान में रखना, यह संविधान की क्या है? आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। उसी प्रकार से ये क्या है? संविधान की पूंजी है। तो अपने जो पंडित दास भार्गव जी है, उन्होंने संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना है, संविधान की आत्मा माना है, और अपने संविधान की क्या माना है? इसे कुंजी माना है। उसी प्रकार से देखिएगा, N.A. पालकी वाला इन्होंने क्या माना है? संविधान का परिचय पत्र। तो N.A. पालकी वाला जी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय देती है, यानी कि वो उसका क्या है? परिचय पत्र है। उसी प्रकार से ध्यान में रखना, के एम मुंशी जी ने
संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो देखिएगा, आपको मैं फिर कह रहा हूं, रिट में आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए देख लीजिएगा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा है। संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना है, उसको आत्मा माना है और उसको कुंजी माना है। क्या माना है भाई? अंग माना है, आत्मा माना है और कुंजी माना है। उसी प्रकार से पालकी वाला ने क्या माना है? संविधान का एक परिचय पत्र माना है। उसी प्रकार से के मुंशी साहब ने संविधान की राजनीतिक क्या माना है? कुंडली माना है। क्लियरिटी है ना? तो देखिएगा, आगे देखते हैं कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावनाओं पर कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। निश्चित तौर से हमारे इस प्रस्तावना पर विश्व की जो 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, उनके आदर्शों को अपनाया है। वो क्रांतियां यानी कि वो कौन कौन से देश है जिसके आदर्शों को हमने अपनाया है? तो ध्यान में रखना, क्रांतियों का प्रभाव, और ये प्रभाव किस पर पड़ा है? हमारी प्रस्तावना पर। कितनी महान क्रांतियों का? 3 महान क्रांति। देखिएगा, 3 महान क्रांतियों का प्रभाव। और ये 3 महान क्रांतियां कौन कौन सी है? तो देख लीजिएगा, यह है अपनी फ्रांस की क्रांति, और यह है अपनी रूस की क्रांति, और यह है अपनी अमेरिका की क्रांति। तो ये जो 3 महान क्रांतियां हुई है, वो फ्रांस में हुई है, रूस में हुई है और अमेरिका में। इन तीनों महान क्रांतियों के जो कुछ आदर्श है, उसको हमारी प्रस्तावना में रखा गया है। तो देखिए, वो आदर्श कौन कौन से हैं। देखिएगा, फ्रांस से जो हमने अपनाया है वो स्वतंत्रता, समानता और क्या अपनाया है? बंधुत्व। क्या अपनाया है? बंधुता अपनाया है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो रूस से जो हमने अपनाया है वो आर्थिक समानता। उसी प्रकार से अमेरिका से जो हमने अपनाया है वो अपनाया है राजनीतिक स्वतंत्रता, और देखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि हमने जो तीनों महान क्रांतियों के जो कुछ आदर्श अपनाए हैं, वो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। उसी प्रकार से रूस से हमने अपनाया है आर्थिक समानता। उसी प्रकार से अमेरिका जो कि स्वतंत्रता का काफी कुछ अपनाया गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो देखिएगा, इन 3 महान क्रांतियों का हमारे प्रस्तावना पर क्या पड़ा है? वही प्रभाव पड़ा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे की, तो ध्यान में रखना, संशोधन थोड़ा देख लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से हम पहले उन चीजों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं? बिल्कुल हाँ, हुए हैं। प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं। और पता है ये संशोधन कितनी बार? केवल 1 बार। कितनी बार हुआ है? 1 बार। और वो संशोधन कब हुआ है? तो 1976 को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान
संशोधन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और इस संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए? तो ध्यान में रखिएगा, 3 शब्द। कितने जोड़े गए? 3 शब्द। और वो शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। वो तीनों शब्द कौन से हैं? समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है और अखंडता है। तो ध्यान में रखना, यहां से थोड़ा देखिएगा, निश्चित तौर से यहां पर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। तो देखिए, संशोधन हुए हैं, बिल्कुल हुआ है। कितने बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है यह संशोधन? है 1976 को। कब हुआ है? 1976 को। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 42वें संविधान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। और वो 3 शब्द कौन से हैं भाई? समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है और अखंडता है। इन चीजों को थोड़ा मैं फिर कह रहा हूं। अब हम प्रस्तावना का विश्लेषण करते हैं। प्रस्तावना का विश्लेषण। देखो, अब जो आपके क्वेश्चन की जो प्रकृति रहेगी वो एनसीईआरटी के अनुसार जो रचनात्मक रहती है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले तो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। जैसे प्रस्तावना है वो शुरू कहाँ से होती है? तो ध्यान में रखना, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से होती है। ध्यान में रखना, जो भारत है वो कितनी बार, कितने शब्दों में प्रयोग किया गया है? तो भारत शब्द 2 बार। कितनी बार? भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, यह ध्यान में रखिएगा। पूछा गया है कि भारतीय शब्द, भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो केवल 2 बार किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके तत्वों के रूप में कैसे बात कर सकते हैं हम। तो देखिएगा, प्रस्तावना के तत्व जैसे प्रस्तावना के स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? तो देखिएगा, क्वेश्चन जो प्रकृति रहेगी आने की वो क्या पूछा जा सकता है आपसे कि प्रस्तावना की जो प्रकृति क्या है। तो ध्यान में रखना, जो शक्ति है ना वो कौन देता है प्रस्तावना को? शक्ति है भारतीय लोगों से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय लोगों से प्राप्त करता है। यानी कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो संविधान है, वो शक्ति किससे प्राप्त कर रहा है? जो भारतीय खुद निवासी है उन लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। उसी प्रकार से देखिएगा, इसके जो उद्देश्य, उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान का, जो उद्देश्य क्या है उसकी अगर हम बात करें, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? तो न्याय है, स्वतंत्रता है,
समता है वह बंधुता है। तो हम भारतीय जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य क्या हैं, बात करेंगे न्याय के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, समता के ऊपर और बंधुता के ऊपर। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं इसके न्याय। किसकी बात करेंगे? न्याय की बात करेंगे कि जो प्रस्तावना है उसमें न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है यहां पर है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर न्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाए कि प्रस्तावना में जो न्याय है वो कितने प्रकार का दिया गया है, तो 3 प्रकार का। और वो कौन कौन सा न्याय है? तो ध्यान में आपको पता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है और राजनीतिक न्याय की बात करता है। यानी कि सामाजिकता के आधार पर, किसके आधार पर? समाज के आधार पर न्यायी व्यवस्था, यानी कि ऊंच नीच की भावना ना हो, कमजोर, पिछड़े, अगड़ों, इनका ध्यान में रखा जाए, आर्थिक रूप से असमानताएं ना हो और राजनीतिक रूप से सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। तो न्याय से संबंधित बात की गई है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता में प्रस्ताव में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखते हैं कौन सी है। देखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, आपको पता है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ये मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में मुझे बता सकते हो कौन से अनुच्छेद में? बिल्कुल, अनुच्छेद 19(1). विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात की गई है मौलिक अधिकारों में भी की गई है और 19(1) में की गई है। उसी प्रकार से अगर बात करें तो मुझे बता दीजिएगा, जो धर्म है, स्वतंत्रता के अधिकारों में विचार व अभिव्यक्ति की और धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद कौन कौन से में? तो आपको पता है, मौलिक अधिकार में, अधिकार में 25 से 28 तक किसकी बात की गई है? स्वतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा उपासना, उपासना की स्वतंत्रता धर्म के मौलिक अधिकारों में ही कौन से आर्टिकल में? 25वें अनुच्छेद में। कौन से में? 25वें अनुच्छेद में बात की गई है। तो देखिएगा, स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो समता, प्रस्तावना में जो समता से संबंधित बात की गई है वो 2 प्रकार की। कौन कौन से? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, समता। तो देखिएगा,
ये फिर मैं वही मौलिक अधिकारों की बात करूंगा। कौन से मौलिक अधिकार में मुझे बता दीजिएगा कि अवसर की समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसी प्रकार से हम बात करेंगे बंधुता। यानी कि कौन सी बंधुता को बढ़ावा दिया जाए, तो ध्यान में रखना जिसमें क्या हो, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा वह राष्ट्र की एकता व अखंडता, अखंडता को क्या करती हो? बढ़ावा देती हो। ऐसी बंधुता को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी कि ऐसी बंधुता होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति की क्या हो? गरिमा हो, जिसको व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने की ओर प्रयास करें अपन। और राष्ट्र की एकता व अखंडता जो कि कभी खंडित ना हो, ऐसी बंधुता भाईचारे का हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा ये क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। अगर मैं बात करूं प्रस्तावना की प्रकृति, तो प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो कैसी है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, और स्वतंत्रता कौन सी? स्वतंत्रता और गणतंत्रात्मक। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रता है, यानी कि लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता गणतंत्रात्मक बनाने के लिए हम समस्त नागरिकों को, तो देखिएगा मुझे बता दीजिएगा गणतंत्रात्मकता किसे कहते हैं? यानी कि गणतंत्रात्मक शासन जो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता हो। अब देखिएगा यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हमारे भारत में राष्ट्रपति, जिसका राष्ट्राध्यक्ष से वंशानुगत ना होकर वो जनता के द्वारा चुना जाता है। क्या मुझे बताइएगा भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है? नहीं, डायरेक्ट नहीं चुना जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मुझे बताइएगा कि ब्रिटेन में वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिएगा जो प्रस्तावना की प्रकृति है संप्रभु, यानी कि ये किससे अपनी शक्ति ग्रहण करती है? जनता से करती है। और आंतरिक व बाह्य मामले में क्या है? स्वतंत्र है, किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। उसी प्रकार से समाजवादी, उसी प्रकार से पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता की बात अगर हम करें तो आपने देखा होगा पंथ निरपेक्षता क्या है? तो पंथ निरपेक्षता यानी कि जो भारत है, भारत राज्य है, वो किसी भी प्रकार के धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों का
वो समान रूप से आदर करेगा। तो देखिएगा इस प्रकार से ये प्रस्तावना की क्या हो गई है, प्रकृति हो गई है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो प्रस्तावना अंगीकृत कब की गई है, तो ध्यान में रखना 26 नवंबर 1949 को क्या की गई है, अंगीकृत की गई है, अधिनियमित की गई है और आत्मापित। यानी कि जो प्रस्तावना है उसका अंगीकृत करने का समय क्या है, तो ध्यान में रखना 26 नवंबर 1949 को क्या की गई है, अंगीकृत की गई है, अधिनियमित की गई है और आत्मार्पित की गई है। यानी कि AAA, इस चीज का ध्यान में रखना। तो अगर हम बात करें तो जो प्रस्तावना की जो तत्व है वो 4 भागों में बांटकर बात कर सकते हैं। यानी कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। यानी कि शक्ति कहां से ग्रहण कर रहा है, जनता से कर रहा है। कौन, प्रस्तावना। और प्रकृति क्या है, जैसे संप्रभु है, और आपने देखा समाजवादी है, आपने देखा पंथ निरपेक्षता है, आपने देखा लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये इसकी क्या है, प्रकृति है। यानी कि भारत कैसा होना चाहिए, संविधान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इस प्रस्तावना यानी कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में आपने देखा कि न्याय पाना है। उसी प्रकार से आपने देखा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आपने देखा समता पाना है यानी कि 2 प्रकार की। आपने देखा उसी प्रकार से बंधुता। तो ये क्या है, संविधान के उद्देश्य हैं। उसी प्रकार से जो चौथे में हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना का अंगीकृत कब किया गया है, तो वो ध्यान में रखना 26 नवंबर 1949 को किया गया है। और क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मार्पित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये प्रस्तावना के क्या हो गए, तत्व हो गए। अब जो हम बात करेंगे कि जो संविधान में जो प्रस्तावना है प्रस्तावना, उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, और उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं शुरू में ही एग्जाम की दृष्टि से कि बिल्कुल इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या पहले भी किया जा सकता था, नहीं, ऐसा पहले नहीं किया जा सकता था। तो ध्यान में रखना इससे संबंधित जो संशोधन है, संशोधन से संबंधित जो विवाद है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक आपको विवाद ध्यान में रखना होगा, बेरूबारी विवाद, बेरूबारी विवाद। और ये कब, 1960 में। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना होगा, बेरूबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। तो क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंडली। तो बेरूबारी विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है। अब भाग ही नहीं है तो आप संशोधन कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन अगर किया जाता तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के तहत। अगर वो भाग ही नहीं है तो आप इस आर्टिकल के तहत संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो बेरूबारी विवाद में यह कहा गया, लेकिन ध्यान में रखना
केशवानंद भारती। भारतीवाद 1973 में इस फैसले को परिवर्तित कर दिया गया, पूरी तरह से पलट दिया गया और इसमें कहा गया, क्या कहा गया देखिएगा, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अब मुझे बताइएगा संशोधित कैसे किया जा सकता है? अगर भाग ही नहीं है, किसने बताया था भाग नहीं है? बेरोजगारीवाद में ये हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कब संशोधित किया जाएगा? केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये संविधान का क्या है? भाग है। कौन है भाग? प्रस्तावना। संविधान का भाग कौन है? प्रस्तावना। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस वाद में माना गया? केशवानंद भारती वाद, जो कब? 1973 में। अब प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। तो प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। अब देखिएगा, लेकिन एक अलग जो विचार रखा वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ संशोधन तो किया जा सकता है। यह संशोधन कौन कर सकता है भाई? संशोधन संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो उसी प्रकार से ध्यान में रखना, जो महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय दिया उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अब यह मूल ढांचा क्या है? यानी कि केशवानंद भारतीवाद में यह तो कहा गया कि यह संविधान का भाग है और इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यह कहा कि इसकी जो मूल विशेषताएं हैं उनको क्या नहीं किया जा सकता? संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि मूल स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता, जिससे अगर उन विशेषताओं को परिवर्तन करने से पूरे ही प्रस्तावना पर क्या करती हो? प्रभाव डालती हो। ऐसे तत्वों को क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारतीवाद में। और यही कारण है कि मूल ढांचे का जो चीजें बताई गई, इसी के कारण भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें केवल और केवल कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। और वो एक बार कब हुआ बताइएगा? 1976। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो यह हो गई है आपकी प्रस्तावना। तो देखो, आज हमने प्रस्तावना पर जो बात की है, एक बार रिवाइंड देख लीजिएगा 2 मिनट का, और ये रिवाइंड जरूर देखिएगा कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना है संविधान का सार, संविधान का परिचय पत्र। आपने देखा कि प्रस्तावना का आधार क्या था? प्रस्तावना का जो आधार था वो उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपने देखा कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तारीखें थी वो कौन कौन सी थी? जैसे पेश कब किया गया था? तो आपने देखा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। उसी प्रकार से इसे स्वीकार कब किया गया? आपने देखा कि इसे जो स्वीकार किया गया वो 22 जनवरी 1947 को किया गया। आपने देखा इसे अपनाया कब किया? तो आपने देखा कि इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। इसे लागू कब कर दिया गया? तो इसे संविधान के साथ ही इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। आपने देखा इनमें किन क्रांतियों का प्रभाव पड़ा? विश्व की 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। और वो क्रांतियां कहाँ की थी? फ्रांस की थी, अमेरिका की थी, रूस की थी। आपने देखा जो फ्रांस है वहां से हमने 3 लिए, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। उसी प्रकार से आपने देखा कि हमने अमेरिका से लिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपने
रूस से लिया है वो आर्थिक समानता ली है। तो देखिएगा, आपने देखा कि जो प्रस्तावना है क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कितनी बार हुआ है अब तक? एक बार हुआ है। उसी प्रकार से आपने प्रस्तावना के जो तत्व है देखे कि 4 भागों में बांटकर हमने तत्वों का अध्ययन किया कि प्रस्तावना का जो स्रोत है वो क्या है? स्वयं भारतीय लोग हैं। कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है? स्वयं भारतीय लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। और संविधान की प्रस्तावना है उसकी प्रकृति कैसी है? तो आपने देखा कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है सब प्रस्तावना की वो संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रकृति है। उसी प्रकार से आपने देखा कि इस प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, जो हमारा जो आगे का संविधान बना उसके उद्देश्य क्या है? तो उसके उद्देश्य थे न्याय, आपने देखा स्वतंत्रता, आपने देखा समता, आपने देखा बंधुता। उसी प्रकार से आपने देखा कि इस प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और आपने देखे 2 वाद, कौन से? बेरुबारीवाद 1960, जिसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। और आपने देखा 1973 केशवानंद भारतीवाद में कि प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का भाग है। यानी कि उसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। और आपने देखा लेकिन क्या नहीं किया जा सकता? मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस प्रकार से आपने देखा आज ये प्रस्तावना, आशा है ये आपको पसंद आएगी और आपके एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। प्यारे दोस्तों, घड़ी इशारा कर रही है आज की इस क्लास से विदा होने का, लेकिन मुझे पता है कि आप इस क्लास को उतना ही प्यार दोगे जितना आप मुझे प्यार दे रहे हो। धन्यवाद। ठीक है सर।